So hello everyone, this is Pramod Singh Rawat front of you and today's class is conducted with you. Around 50 क्वेश्चन आज हम जो है फिजिक्स के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आप लोग अनअकैडमी पर प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर प्लस कोर्स के लिए रेफरल कोड आपको MCG Academy 10 का यूज़ करना है, जिससे आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। वो आपका जो भी प्लस कोर्स आ रहा है 7000 का अराउंडेड आपको 6300 का पड़ जाएगा। रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, चलिएगा तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आई होप आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यह आप लोगों का प्रश्न है। ग्रेफाइट का, भारी पानी का, कैडमियम की छड़ों का या बेरिलियम का। तो बताइए नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में यदि नियंत्रक के रूप में बात करेंगे तो कैडमियम की और बोरॉन की छड़ें प्रयोग की जाती है ना। कैडमियम के और बोरॉन की छड़ें आप लोगों का प्रयोग की जाती हैं। बट यदि हम यहाँ पर बात करते हैं नियंत्रक, कंट्रोलर, तो कंट्रोलर के लिए आप लोगों का कैडमियम और बोरॉन। यदि हम बात करते हैं मॉडरेटर, तब आप लोग बात करते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, भारी जल। ओके, तब आप लोगों का ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो। अच्छा, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की वैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। तो बता दीजिए क्या पैदा करने के लिए की जाती है। गुरुत्व बल, अविकेंद्रीय बल, कोणीय बल या अपकेंद्रीय बल। देखिएगा, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की वैंकिंग क्या पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो मोड़दार सतह भी हम लोग इसको कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोगों का अविकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए आप लोगों का वैकिंग लगाया जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मोड़दार भाग में आप लोगों का सड़क जो है एक ओर से ऊंची बनाई जाती है, ये भी लगभग उसी से आपका संबंध रखता है। अविकेंद्रीय बल इसमें आपका राइट आंसर होगा। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर आपको बताना है। अनुमानित शोर कितना होता है दिन के समय में, आपको ये बताना है। 120 डेसिबल, 140 डेसिबल, 100 यहाँ ओनली 40 डेसिबल और 75 डेसिबल। तो आपको बताना है कि भाई कितना एक अनुमानित शोर हो सकता है। बट वी आर आस्किंग अबाउट कि आप लोगों का परमिटेड होना चाहिए, ठीक है। तो कितना डेसिबल का परमिशन रहता है बता दीजिए। तो दिन के समय में औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का स्तर आपको बताना है। तो दिन के समय में शोर का स्तर आपके लिए 75 डेसिबल रहेगा। 75 डेसिबल इज योर राइट आंसर। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो श्वेत प्रकाश बता दीजिए कितने रंगों का मिश्रण होता है, 6, 7, 4 या 5। जो आप लोगों का रहता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। वो 7 रंग आप लोगों के रहते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। शॉर्ट में इसको बैजानी हपीनाला के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। What would cause surface tension? सतही तनाव भी कहते हैं हम इसको। तो पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। अणुओं के बीच गुरुत्व बल के कारण पैदा होता है, अणुओं के बीच वैद्युत बल के कारण पैदा होता है, अणुओं के बीच आसंजक बल और अणुओं के बीच सासंजक बल। तो बता दीजिए पृष्ठ तनाव निम्न में से किसके कारण पैदा होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दिया गया है अणुओं के बीच लगने वाला कौन सा बल, सासंजक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का डी वाला राइट आंसर होगा। आप लोगों का सासंजक बल क्या होता है। सासंजक बल कहता है एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सासंजक बल कहलाता है। अब जल के अणु जो रहते हैं वो एक ही प्रकार के बने हुए रहते हैं, तो आपस में उनके बीच सासंजक बल कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का डी वाला राइट आंसर होगा, सासंजक बल। अच्छा, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि जल की सतह पर मच्छर अपने अंडे दे पाते हैं। तो इसका भी यही कारण है कि उसका सरफेस टेंशन जो है काफ़ी अधिक रहता है, जिसके कारण से जो अंडा है ऊपर तैरते हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन,
एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है। गिर्द का मतलब है उसके चारों ओर बराबर दूरी तय करता है। इसका एक समान क्या है? एक समान उसका त्वरण है, संवेग है, वेग है या चाल है। तो बता सकते हो आप लोग, एक कोई कण है समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो उसका क्या या कह सकते हैं कौन सी चीज एक समान रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, परिवर्तित नहीं होने वाली है, बताएं। यहाँ पर आप लोगों का वेग वाला राइट आंसर होना था। तो यहाँ पर आप लोगों का चाल जो है, स्पीड आप लोगों का है जो राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा दर्पण है जो उस वस्तु की सदैव छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी हुई है। उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कहें उत्तल दर्पण। तो बता दीजिए कौन सा आप लोगों का राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है कि जितनी वस्तुओं से छोटी छवि बनाएगा, तो उत्तल दर्पण आप लोगों की छोटी छवि बनाएगा। ऑप्शन 4 वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, आप लोगों का सेकंड में अवतल दर्पण है और 4th में उत्तल दर्पण है, तो थोड़ा सा देख करके चलना। लेकिन इंग्लिश में एक जैसे हैं तो आप लोग थोड़ा हिंदी से मैनेज कर लीजिए। एक रेसिंग कार चौड़े आधार और कम ऊंचाई के साथ बनाई जाती है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र कैसा होना चाहिए? बहुत नीचे हो, मध्य में हो, ऊपर उठा हुआ हो या कार से बाहर हो। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, बहुत नीचे। किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो माइक्रोफोन के बारे में पूछ रहा है। ध्वनि से वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत से ध्वनि को, ध्वनि से यांत्रिक को या यांत्रिक से ध्वनि को। तो माइक्रोफोन के माध्यम से किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, ये आपको बताना है। देखो, माइक्रोफोन जो आप लोगों का रहता है वो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। माइक्रोफोन क्या कार्य करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है अपनी लंबाई से, अपने द्रव्यमान से, पृथ्वी पर अवस्थिति से या कंपन के आयाम से। तो सरल लोलक की काल अवधि के बारे में पूछा है, तो बताएं। काल अवधि का मतलब आप लोग कह सकते हो टाइम पीरियड, आप लोग इसको टी से हम लोग जो आवर्त काल बताते हैं ना, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। किसी सरल लोलक की काल अवधि स्वतंत्र होती है अपने द्रव्यमान से, उसका द्रव्यमान से कोई भी संबंध नहीं रहता है। ऑप्शन वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। जब साबुन के एक बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाए तो क्या होता है? उसकी त्रिज्या घटती है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है, बुलबुला समाप्त हो जाता है, बुलबुला फैल जाता है। साबुन का बुलबुला बनते हैं, तो बताइए उस पर यदि कोई आवेश रखा जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? यहाँ पर क्या होगा? उसकी त्रिज्या घट जाएगी। जैसे ही उस पर चार्ज रखा जाता है तो उसकी त्रिज्या जो है कंसीडर्ड हो जाती है, घट जाती है। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो आपको डेंसिटी वाइज बोला गया है। घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित अणुओं की संख्या को आप लोग घनत्व कहते हो। तो किसका घनत्व सबसे अधिक है? चारकोल का, कोक का, डायमंड का या ग्रेफाइट का? बताइए सबसे अधिक घोल किसका है? देखो, इसमें आप लोगों को किसका घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक घनत्व आप लोगों का किसका रहता है? डायमंड का रहता है। तो ऑप्शन वी इज योर राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके। जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान, उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बता दीजिए। कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है मतलब उस पर ज़्यादा दाब नहीं है, तो तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, उतना ही रहता है या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? बताएं। तो जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान घट जाता है। ऑप्शन वी इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। जब उसमें दाब कम होगा तो तापमान ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ल्यूकेम आपको बताना है किसकी इकाई है, या कह सकते हैं किसका ऐसा यूनिट है, किस भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ल्यूमेन इज अ यूनिट ऑफ। तो ल्यूमेन एकक आपको मात्रक बताना है। ल्यूमेन आप लोगों का ज्योति फ्लक्स का है। आप लोगों की स्टैंडर्ड यूनिट में ही मैंने इसको शुरुआत में ही पहली क्लास में साइंस में बताया जाता है हमेशा। 10 मोल का
10 मोल जल का द्रव्यमान बताइए। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 90 ग्राम, 45 ग्राम, 18 ग्राम या 180 ग्राम। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या 10 मोल जल का द्रव्यमान पूछा गया था, तो ये द्रव्यमान आप लोगों का 180 ग्राम है ना। तो ऑप्शन 4 वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल या इसको छदम बल या कह सकते हैं एक झूठा बल, वास्तविकता में होता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा क्षयकारी बल है। स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो ये क्षयकारी बल आप लोगों के लिए घर्षण बल है। घर्षण बल हमेशा आपकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, या आप लोग बल जिस दिशा में लगाते हो उसके विपरीत दिशा में आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करता है। इसी कारण इसको हम क्षयकारी बल या छदम बल भी कहते हैं। ये एक झूठा बल है, हमको महसूस नहीं होता लेकिन होता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए या लंबा किया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई के साथ प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या उपयुक्त सभी के लिए? तो यदि प्रतिरोधक तार की लंबाई बढ़ा दी जाएगी और लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यह आप लोगों का कूलॉम का नियम कहता है कि प्रतिरोध का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन 3 इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? आप लोगों का ध्यान से सुनना है इसको। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव है तो वो ध्रुव आपका क्या कहलाएगा? दोषपूर्ण ध्रुव, परिणामी ध्रुव, अतिरिक्त ध्रुव या चुंबकीय ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है परिणामी ध्रुव आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन वी इज योर राइट आंसर। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, बिजली उसमें ख़त्म हो जाती है, बिजली उसमें प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसकी मेमोरी वहीं पर रहती है। उसको क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, ईपी रोम कहते हैं, ईईपी रोम कहते हैं या उपयुक्त सभी, सब कुछ कह देते हैं उसी को। बताइए उसको क्या कहते हैं आप लोग? यहाँ पर आप लोगों का रोम नॉर्मल आप लोगों का राइट आंसर रखते हैं ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। जब आप लोगों का बर्फ जो आप लोगों का दिया गया है उसको 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एकसार रूप में कम होती है, कमी होती है, पहले बढ़ती है उसके बाद कमी होती है, पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है, या एकसार रूप से बढ़ती है, मतलब एकदम यूनिफॉर्म तरीके से, एक समान रूप से हम इसको कह सकते हैं। एक समान लिखा हुआ है, एक समान रूप से कम होती है, एक समान रूप से बढ़ती है। उसके आयतन के बारे में पूछ रहा है तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ। परफेक्ट पूछा गया था इसमें, तो आप लोगों का पहले वो क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर उसके बाद कम हो जाता है, इस तरीके से आप लोगों को देखा गया है। तो 0 से यदि नॉर्मली गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जाकर आप लोगों का पहले तो बढ़ता है 4 तक, फिर उसके बाद आप लोगों का कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड वाला आप लोगों का डंडनाटन। एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड रूप से नीचे फेंका गया, दूसरा पिंड समतल फेंका गया। तो आपको क्या बताना है? दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा से पहुंचेंगे। एक अधिक गतिज ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है, वाई अधिक ऊर्जा सहित भूमि पर पहुंचता है। एक्स और वाई दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। तो दो पिंडों को नाम आप लोगों ने एक्स और वाई दे दिया है, और एक पिंड आप लोगों का ऊंचाई से गिराया जा रहा है और एक पिंड आप लोगों का समतल से ऐसे फेंका जा रहा है। तो आपको बताना है कि दोनों पिंड एक साथ नीचे गिरेंगे कि क्या होगा, वो कंडीशन आपको बताना है। यहाँ पर आप लोगों का दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा से गिरेंगे। मेन पॉइंट तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में छुपा हुआ था। तो दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा से गिरेंगे, ये है यहाँ पर मेन फैक्ट। ओके, तो ये ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को आप लोग क्या कहते हैं? निमग्न की जगह हम इसको जो है, ठीक है, निमग्न ही ठीक है। आप लोग यदि दूसरे वर्ड में कंफ्यूज हो गए तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। ये जलमग्न भी कह सकते हो, ठीक है। तो किसका उपयोग हम प्रयोग करते हैं? सोनार का, क्वासर का, स्पंदक का या रेडार का?
देखो जलमग्न वस्तुओं को खोजने के लिए आप लोगों का जो है सोनार का प्रयोग करते हैं, सोनार तरंगों का, है ना। ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? वर्चुअल फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा बल आप लोगों का आभासी बल है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो इसमें आप लोगों का आभासी बल जो आप लोगों का रहेगा वो अपकेंद्रीय बल रहेगा, क्योंकि उसको बाहर की ओर एक बल महसूस होता है जो कि वास्तविकता में होता नहीं है, लेकिन उसको महसूस होता है। ऑप्शन 3 इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। पराधनोइक विमान डैश 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 नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो पराधनोइक विमान कौन सा प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं? संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनप्रस्थ तरंग और ध्वनि बूम, साउंड बूम जो आप लोगों का बनता है। तो पराधनोइक विमान बता दीजिए भाई क्या आप लोगों का जो है बनाता। तो यहाँ पर बता दीजिए आप लोगों का पराध्वनिक विमान जो आप लोगों का है, तो पराध्वनिक विमान आप लोगों का ध्वनिक बूम जो है आप लोगों का बनाता है ना। ऑप्शन 4 इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, ऐसा क्या कारण है? हमारी आंख जो रहती है पीले रंग को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है। आप लोगों ने देखा होगा पीला कलर काफ़ी इफेक्टिव रहता है, हम हाल ही उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बताइए इसमें आप लोगों का कौन सा वाला राइट आंसर होगा? तो खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होती हैं। इसका मूल कारण जो आप लोगों का है वो ये है, पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफ़ी दूर से दिख जाता है। पीला रंग क्या है, बीच में ही अवशोषित हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पीले की अपेक्षाकृत लाल में अवशोषण कम होता है, इसीलिए लाल को काफ़ी दूरी तक आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य भी अधिक होती है, इसी कारण भी हम इसको कह सकते हैं ना। तो आप लोगों का जो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? तो बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भार की इकाई नहीं है? पौंड, किलोग्राम, ग्राम और डाइन। ये आप लोगों का भार की इकाई नहीं है। पौंड आप लोगों का FPS में हम पद्धति में मापते थे, फुट, पौंड और सेकंड, है ना। किलोग्राम आपका SI यूनिट का है, ग्राम आप लोगों का जो है आप लोगों का SI यूनिट के लिए ग्राम लगाते हैं। ठीक है, तो CGS पद्धति में इसको ग्राम कहते हैं, SI जो है MKS और जो SI रहती है उसमें इसको किलोग्राम कहते हैं ना। तो यहाँ पर आप लोगों का डाइन जो है ये फोर्स का है, जबकि आप लोगों का वजन का नहीं है। ठीक है, और CGS मात्रक है, ये भी ध्यान रखें। वे पदार्थ जो चुंबक को कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? बता दीजिए। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ आप लोगों के लिए नहीं कहलाते हैं। पहले मैंने गलत इसका ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? जो पदार्थ ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो अच्छा परावर्तक भी होता है, पूर्वमान संभव नहीं है, अच्छा विकिरक होता है, बुरा विकिरक होता है। तो बता दीजिए आप लोगों का निम्न में से कौन सा वाला जो है राइट आंसर होने वाला। यहाँ पर आप लोगों का अच्छा विकिरक होता है, रेडिएटर के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे, ना कि परावर्तक के रूप में। ओके, तो ऑप्शन 3 इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम, इसका काम क्या होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न में परावर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो डायनेमो एक आप लोगों की मशीन होती है और इसका काम क्या है? तो डायनेमो एक मशीन है जिसका काम आप लोगों के लिए क्या रहता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन 4 वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होता है। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका रहता है? डायनेमो का रहता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? वो ट्यूब आपको बताना है कौन सा है। क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूबस, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो ये तो आप लोग आई थिंक काफ़ी कम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे, लेकिन प्लीज़ कोशिश तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है वो आप लोगों का मैग्नेट्रॉन ट्यूब आप लोगों का रहता है। ऑप्शन 3 इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके,
तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और विद्युत तरंग। तो तंतु प्रकाश की संचार में आपको बताना है कि संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। चारों में से बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। है यहाँ पर आपका लाइट वेव राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर बता दीजिए कि जिस ध्वनि को वो आसानी से सुन सकते हैं। तो 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल एंड 100 डेसिबल। तो बताइए मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर कितना है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का स्तर जो आपका क्या होगा? तो 60 डेसिबल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। ओके। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति के बारे में बताना है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ईसीजी और ईईजी और एक्सरे। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो जैव पद्धति आप लोगों की सोनोग्राफी कहलाती है ना। तो जैव पद्धति आप लोगों की सोनोग्राफी होगी। सोनोग्राफी आप लोगों का ऑप्शन ए वाला राइट आंसर रहेगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो बता दीजिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी और 6000 कैलोरी। तो यहाँ पर आप लोगों का 4000 कैलोरी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। किलो कैलोरी है ना। तो ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ओके। पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो आपका है किस चीज को मापने में ठीक किया जाता है? वायु दाब को, उच्च तापमान को, आर्द्रता को या भूकंप की तीव्रता को। तो बताइए किसको मापने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? देखो पायरोमीटर निम्नलिखित में से मापने में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो आपका प्रयोग किया जाता है वो उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का ही एक प्रकार है आप लोगों का पायरोमीटर भी। तो ऑप्शन सेकंड इसमें आप लोगों का राइट आंसर है। अप्रॉक्स अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप आपको बताना है। हम पेट के अंदर जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता लगा लेते हैं सब कुछ। तो ये किस पर आधारित आप लोगों का रहता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बताइए किस पर आधारित होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि अंदर जो शरीर के आंतरिक भाग में हम अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वो आप लोग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। ऑप्शन 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में आपको बताना है कौन सी गैस भरी हुई रहती है। अच्छा, कुछ और ही पूछा गया है तो उसको भी पढ़ते हैं। सोडियम वाष्प भरी रहती है, कम दाब पर आर्गन गैस भरी रहती है, कम दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी हुई रहती है। तो बताइए ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी हुई होती है? ट्यूबलाइट आप लोगों का जो है कम दाब पर पारे की वाष्प जो है आप लोगों की भरी हुई रहती है। तो ऑप्शन 3 इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। विद्युत ऊर्जा की इकाइयों में आपको बताना है कितनी इकाइयां आप लोगों की बन जाएगी, या कह सकते हैं कितना यूनिट आप लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन लिखना है 0.4 है ना, 4 वाला, चौथा वाला ऑप्शन। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर छोटी सी बात आपको पूछी गई थी कि 100 वाट के बल्ब के अंदर आप लोगों को जो बल्ब आप लोगों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें आप लोगों का नॉर्मली कितना यूनिट बन जाएगा। तो 0.4 इसकी पूरी थ्योरम आपको पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल तो आप सिर्फ आंसर के साथ ही निकलें। अगला आप लोगों को क्या देता है? मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर प्रयुक्त किया जाता है, पॉलीराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मोटर कारों में सामने से यदि लाइट आ भी रही हो तो सीधी आंखों पर ना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को रोकने के लिए आप लोग पॉलीराइड कांच प्रयोग करते हो। ऑप्शन 3 वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके। जिन पदार्थों के अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उनको आप लोग क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध हो रहा है उनको आप लोग, विद्युत प्रतिरोध आप लोगों का कैसा हो रहा है? अनंत हो रहा है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे,
प्रतिरोधक कहलाएंगे, विद्युत रोधी कहलाएंगे या द्रवणित्र कहलाएंगे? तो बताइए क्या कहलाएंगे? जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उनको आप लोग क्या कहते हो? उनको आप लोग कहते हो विद्युत रोधी, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली आप लोगों का जो बोला है विद्युत का प्रतिरोध, तो विद्युत का प्रतिरोध मतलब सीधा सीधा आपके क्या कहलाएंगे? विद्युत के रोधी। ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउजर द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है तो आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा? केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, डिफॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा या प्रदर्शित ही नहीं होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना? तो बता दीजिए आप लोगों का कितना लगभग हो जाना चाहिए। तो यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो कि ब्राउजर से सहायता प्राप्त नहीं होता है तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। डिफॉल्ट का मतलब जो भी उसमें पहले से सेव रहता है। डिफॉल्ट का ऑप्शन हर एक एप्लीकेशन में आप लोगों का आता है ना। तो ऑप्शन 3 वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। परावैंगनी क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक आपको बताना है कौन सा है, ठीक है? तो बताइए परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक आप लोगों के लिए कौन सा रहता है? फाइकोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल या जेंथोफिल? तो इसमें आप लोगों का जो है कौन सा? फाइकोसाइनिन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन से यूरेनियम का हम लोग प्रयोग करते हैं? एक विशिष्ट समस्थानिक के रूप में प्रतिशत सहित यूरेनियम, सभी अपद्रव्यों से मुक्त यूरेनियम, विकिरण में अभिक्रियत यूरेनियम या एल्यूमिनियम से मिश्रित यूरेनियम? तो बताइए आप लोगों का यूरेनियम का कौन सा रूप हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं? देखो, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम जो आप लोगों का रहता है, ये एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम आप लोगों का रहता है। यूरेनियम का 92-235 परमाणु क्रमांक इसका रहता है 92 और 235 इसका एटॉमिक मास रहता है। तो यूरेनियम 92-235 का प्रयोग मेनली नाभिकीय रिएक्टर के रूप में आप लोगों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो बता सकते हैं कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन और चाल। तो निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो द्रव्यमान जो आप लोगों का है व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ये आप लोगों का टोटली कांस्टेंट रहता है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाएं आप लोगों का बदलता नहीं है। अच्छा, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, ठोसों में, तरलों में, गैसों में या निर्वात में? तो बताइए सबसे अधिक गति ध्वनि तरंगों की किसमें होती है? आपको छोटी सी बात पता नहीं है, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, ठोसों में सबसे तीव्र गति से ध्वनि तरंगें आप लोगों की चलती हैं, ठीक है? जल में तो कह सकते हैं, निर्वात में तो चलती ही नहीं है, जल में सबसे कम चलती हैं और गैसों में थोड़ा सेकंड नंबर पर जल में चलती हैं, फिर आप लोगों का गैसों में चलती हैं, ठीक है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापना है और उसकी इकाई क्या? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए आप लोग डेसिबल का प्रयोग करते हो, डी और वी। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आज ही की क्लास में कि उद्योगों वाला, जिसमें 70 डेसिबल मैंने आप लोगों को बताया था शायद, है ना? फिर मैंने एक और पूछा था सामान्य ध्वनि, उसके लिए भी आई थिंक नॉर्मल मैंने आपको 60 या 50 जो भी बताया था। तो आज ही मैं डेसिबल के बारे में 2 बार डिस्कशन कर चुका हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करो। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत हो रहा है, जहां पर वास्तव में है। इस समृद्धि के कारण, ये समृद्धि जो रहती है कि पत्थर जो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, जहां होना चाहिए वहां तो नहीं है, तो प्रकाश की कौन सी घटना इसको प्रभावित कर रही है? विवर्तन, विखराव, अपवर्तन या परावर्तन? एक तालाब के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है और पत्थर क्या उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना है। काफ़ी दिनों से मैं पूछ रहा हूँ, मछली वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्वियसली आते रहते हैं। पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसको भी आप लोग आसानी से सही आंसर दे सकते हो। प्रकाश की कौन सी घटना? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन? तो बताइए कौन सी घटना राइट आंसर होगी? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ये रहता है। ऑप्शन 3 वाला इसमें आपका राइट आंसर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए तापमान की जरूरत कितनी होती है? पानी को बर्फ में परिवर्तित करना है, जो नॉर्मल वाटर आप लोगों का है,
इसको पानी को बर्फ़ में बदलना है तो कितने तापमान की आवश्यकता होती है? यहाँ पर आप लोगों का ए वाला राइट आंसर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोफोन किसके बराबर रहता है? माइक्रोन, मैंने आपको बताया था ना, डेसी, सेंटी, मिली और माइक्रो बताया था। तो एक माइक्रोन आपको बताना है किसके बराबर आप लोगों का रहे। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि माइक्रोन में और मिलीमीटर में संबंध पूछा गया था। तो मिली और माइक्रो, ये डिफरेंस आप लोगों ने यदि गिनतियाँ पढ़ी हो तो हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ये आपको रिवीजन वीडियो यूट्यूब पर ज़रूर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।